नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज से इस चैनल में हम आपकी जो कक्षा 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, उसका हम पूरा कोर्स करवाने जा रहे हैं। पूरी हम आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आपकी जो बोर्ड एग्जाम आने वाली है 2020-21 की, जो आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली है, ठीक है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों की, उसके लिए हम आपके कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आपकी जो इकाई 1 है, ठीक है, इकाई 1 जो है, ठीक है, ये जो आपकी इकाई 1 है, ठीक है, इकाई 1 जो है, ठीक है, भारत के संसाधन 1 और 2, इसमें 2 अध्याय हैं। इस इकाई में 2 अध्याय हैं। तो इन दोनों अध्याय के हम आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हम आईएमपी क्वेश्चन आंसर सिर्फ पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके 1 महीने में एग्जाम आने वाले हैं, परीक्षा आने वाली है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पार्ट को समझें। ठीक है, क्योंकि इस इकाई में देखो 2 पार्ट हैं। अगर हम इस दोनों पार्ट को समझते बैठेंगे तो हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी जो सीरीज़ मैंने जो आपके लिए लेसन बनाए हैं उसमें मैं आपको ज़्यादा कम से कम क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, कम से कम चीज़ें पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको इससे पार्ट भी समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी। ठीक है, तो हम अध्याय 1 हमारी जो इकाई 1 है वो करेंगे भारत के संसाधन। ठीक है, भारत के संसाधन यानी कि रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इसके प्रकार, ठीक है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, प्रकार यानी कि टाइप्स कितनी तरह के हैं। तो हम भारत के संसाधन के बारे में समझेंगे। अब बच्चों, संसाधन क्या होता है? संसाधन हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पानी एक संसाधन है, हम पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पानी एक साधन है, जब हम उसको पीते हैं, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए संसाधन बन जाता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास, वह सब संसाधन है हमारे लिए। ठीक है, मृदा हुई, जल हुए, ठीक है, जो हमारे पदार्थ हुए, धातु हुए, है ना, जो तत्व हुए, वो सब। तो चलिए पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो हम सिर्फ आईएमपी चीज़ें करेंगे और हम इन आईएमपी चीज़ों को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपको सिर्फ एक बार जाके इसको रिवाइज करना है और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। तो जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है इन चारों में से? तो पक्षी विहार क्या होता है? जहाँ पर हम जो हमारे जो जिनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, पक्षियों को, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो जगह बनाते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए जो जगह बनाते हैं, उन्हें हम पक्षी विहार बोलते हैं। ठीक है, तो जो केवलादेव पक्षी विहार है वह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मेरे साथ याद कर लीजिए, केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आप जहाँ बैठे हो वहीं पे इसे 2 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। दूसरा, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। तो जो वन संसाधन है, वन को संसाधन कहा गया है। वन, क्योंकि जो वन होते हैं, वन यानी कि जो जंगल होते हैं, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम ऐसी भी कोई भी चीज़ जिनको हम इस्तेमाल करते हैं हमारी समस्याओं के निवारण के लिए। ठीक है, हमारी जो समस्याएं होती है ये हमारे फ़ायदे के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं, हम उनको संसाधन बोलते हैं। तो जो वन होते हैं, ठीक है, वन से हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसमें ये जो पूछा गया कि जो वन संसाधन है यानी कि जो जंगल वगैरह होते हैं, उसकी प्रमुख समस्या क्या है। ठीक है, तो जो वन संसाधन में कुछ समस्या आ रही है। ठीक है, तो हमें बताना कि वो प्रमुख समस्या क्या है। मछली पालन, रेगिस्तान का विस्तार, वनों में लगने वाली आग, आदिवासी गतिविधियाँ। तो इसका उत्तर है वनों में लगने वाली आग। तो होता क्या है कि आजकल हमारा जो पर्यावरण है वो पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी है, तो इसके कारण क्या होता है, जो वन होते हैं, है ना, जो जंगल होते हैं, उनमें आग लग जाती है। ठीक है, तो वनों में लगने वाली आग से क्या होता है, वो आग से क्या होता है, हमारे जो जंगल है वो जल जाते हैं। ठीक है, तो ये वन संसाधन के लिए एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि इससे वनों में कमी आती है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, पिछले साल आपने सुना ही होगा, अमेज़न जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उसमें आग लग गई थी, बहुत सारे पशु पक्षी मारे गए थे। ठीक है, बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारे जो वनों की जो प्रजातियां होती हैं वह नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वन संसाधन की प्रमुख समस्या क्या है? वनों में लगने वाली आग, क्योंकि इससे क्या होते हैं, हमारे जो वन होते हैं वह जलकर नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, तो जो नीली क्रांति, ये क्रांति क्या होती है ना, इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे पाठ में। तो जो नीली क्रांति है उसका संबंध कैसे है? मछली उत्पादन से है। ठीक है, नीला क्या होता है? पानी होता है, और पानी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? मछली का उत्पादन। तो आपको याद रखना है कि जो नीली क्रांति का संबंध कैसे है? मछली उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति, अगर हम नीली यानी कि हम जब पानी में
क्रांति लाएंगे, पानी को हम अच्छा करेंगे, तो मछली की गुणवत्ता बढ़ाने से, मछली उत्पादन बढ़ाने से। तो नीली क्रांति का संबंध कैसे है? मछली उत्पादन से। चौथा, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है, हमारा जो राज्य है ना, हमारा जो स्टेट है, ठीक है, भारत का एक स्टेट है मध्य प्रदेश, इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है, हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, है ना। तो वो किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो भारत में मतलब ऐसा कौन सा खनिज है जिसका उत्पादन करने में, यानी कि जिसका प्रोडक्शन करने में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा फर्स्ट आता है, हमेशा फर्स्ट नंबर पर है। तो किसके? हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका जो पन्ना वाला जो एरिया है, पन्ना और सतना वाला एरिया जो है ना, वहाँ पे हीरे का उत्पादन किया जाता है, हीरे की खदानें हैं, ठीक है। तो उसमें मध्य प्रदेश, भारत में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। पांचवा, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है? ठीक है, कारक यानी कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है ना, जो कि मतलब कारक यानी कि जो किसी भी चीज़ के निर्माण में मदद करती है, हमें बताना है इनमें से कौन सी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो मृदा यानी मिट्टी के निर्माण में मदद नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, तो बताना है वायु और जल, ठीक है, वायु और जल मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं, मतलब मिट्टी को बनाने में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चट्टानें रहती है उससे क्या होता है, वो उसमें जब पानी गिरता है तो चट्टाने में मतलब दरार आती है, ठीक है। और वायु क्या होती है, जो रेत होती है उसको बहा कर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है, ठीक है। सड़े गले पत्ते, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये भी मृदा के निर्माण में सहायक है, क्योंकि जो सड़े गले पत्ते होते हैं, ठीक है, जीव जंतु होते हैं, मरे हुए जो होते हैं, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उससे क्या होते हैं, हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है, मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। शैल और तापमान, ये भी मृदा के निर्माण में सहायक है। शैल यानी कि चट्टान, और तापमान यानी कि मतलब जो टेम्परेचर जो होता है ना, जो पारा गर्मी जो होती है, वो भी मृदा के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। चट्टानों से ही मिट्टी बनती है। और चौथा है पानी का इकट्ठा होना, तो इसका उत्तर है पानी का इकट्ठा होना, क्योंकि पानी के इकट्ठा होने से मिट्टी के निर्माण होने से कोई लेना देना नहीं है। पानी इकट्ठा हो भी जाएगा किसी जगह पे तो उससे मिट्टी थोड़ी ना बन जाएगी, तो इसका उत्तर है पानी का इकट्ठा होना, ठीक है। छठवां, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में और जो गंगा के जो मैदान है, गंगा नदी के आसपास का जो इलाका है, ठीक है, उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गंगा के जो मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति में, ठीक है, यानी कि खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहला है सामाजिक वानिकी योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो सामाजिक वानिकी एक योजना है ना, हमारे भारत सरकार की एक योजना है, मतलब वानिकी यानी कि वन से रिलेटेड योजना है, ठीक है, वन से संबंधित, वन यानी जंगलों से संबंधित एक योजना है। तो इसमें जो वित्तीय सहायता, इस योजना में जो वित्तीय सहायता वो कौन करता है? वित्तीय सहायता यानी कि जो पैसों से संबंधित जो सहायता होती है वह कौन करता है, हमारी कौन मदद करता है सामाजिक वानिकी योजना में पैसों से संबंधित सहायता में? तो इसका उत्तर है विश्व बैंक, ठीक है। तो जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड में एक बैंक है ना, दुनिया में सबसे बड़ा एक बैंक है, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक वानिकी योजना जो भारत सरकार की योजना है, उसको पैसों से संबंधित जितनी भी सहायता होती है, यानी कि जो वित्तीय सहायता होती है उसमें मदद करता है, वो सब प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है, ठीक है। तो जो वन अग्नि नियंत्रण, मैंने आपको बताई थी कि जंगलों में आग लग जाती है ना, वन संसाधन के सबसे बड़े मतलब रुकावट क्या है? जंगलों में आग लग जाना। तो वन अग्नि नियंत्रण यानी कि जो जंगलों में लगने वाली आग है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए एक परियोजना बनाई गई है ना, एक प्लान बनाया गया है, स्कीम बनाया गया है। तो वो किसके सहयोग से संचालित की जाती है? ठीक है, हमें उस संस्था का नाम बताना है जिसके सहयोग से वह संचालित की जाती है, ठीक है, वन अग्नि नियंत्रण योजना। तो इसका उत्तर है UNDP, ठीक है। क्या है इसका उत्तर? UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इस संस्था का नाम है, पर आपको सिर्फ UNDP याद रखना है, ठीक है। तो ये दुनिया की मतलब बहुत बड़ी संस्था है। तो जो वन अग्नि नियंत्रण में परियोजना जो है ना, भारत सरकार की वन अग्नि नियंत्रण परियोजना जो है उसमें UNDP सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और सामाजिक वानिकी योजना में कौन सहायता प्रदान करता है? विश्व बैंक। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना में विश्व बैंक सहायता प्रदान करता है
और वन अग्नि नियंत्रण परियोजना में यूएनडीपी। ठीक है। तीसरा, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि जो वन यानी कि जो जंगल को मैनेज करने वाली, प्रबंधन यानी कि मैनेज करना, संभालना, ठीक है, इसकी जो व्यवस्था करते हैं उनमें खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका महत्वपूर्ण स्थान है? वन सुरक्षा समितियों का। ठीक है। जो वन को सुरक्षित करने के लिए जो समितियां बनाई जाती है उनका महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? वन यानी कि जो जंगल होते हैं ना, वन, है ना, उनको संभालने में, उनकी व्यवस्था करने में जो वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में खालिस्तान को बढ़ावा मिला। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला। ठीक है। दुग्ध यानी दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिला। ठीक है। पांचवा, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है। यानी कि प्रति हेक्टेयर यानी कि प्रति हेक्टेयर यानी कि हर हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हमें बताना है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें गेहूं का प्रति हेक्टेयर यानी कि एक हेक्टेयर में, हर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। छठवां, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य खालिस्तान है। तो जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, ठीक है, सोयाबीन समझता है आपको, सोयाबीन का जो उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति, हरा क्या होता है? हमारे जो खेत होते हैं वो हरे हरे होते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। ठीक है। कृषि उत्पादन से, कृषि यानी कि जो हमारे खेती से जो फसलें होती हैं, है ना, हमारा जो एग्रीकल्चर होता है उसकी प्रोडक्शन से। ठीक है। आठवां, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन खालिस्तान में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ठीक है। तो अब हम आते हैं सत्य असत्य में। ठीक है। सत्य असत्य में पहला, असम को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है सही। ठीक है। सत्य है इसका आंसर। ठीक है। सत्य की जगह मैं राइट बना दूंगी और असत्य जहाँ पे रहेगा मैं क्रॉस बना दूंगी। ठीक है। सन 1965 में 1965 में KM मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया। तो ये असत्य है। ठीक है। मानस वन जीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है। ये भी असत्य है। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। तो ये सत्य है। तो कोयले के ना प्रकार होते हैं। ठीक है। 4 प्रकार का कोयला होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा, फिर थोड़ा कम अच्छा, फिर थोड़ा बेकार क्वालिटी का, फिर सबसे ज़्यादा खराब क्वालिटी का कोयला। तो जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है। सर्वोत्तम कोयला है। कौन सा? एंथ्रेसाइट। तो ये सत्य है। पांचवा, हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी। तो इसका उत्तर भी सत्य है क्योंकि जो हीरा है, ठीक है, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, हीरे का उत्पादन होता है भारत में। तो हीरे की खुदाई सबसे पहले भारत में ही हुई थी। ठीक है। तो अब सही जोड़ी मिलाइए में हम आते हैं। ठीक है। तो इसको आपको रटना है। ठीक है। तो इसमें मतलब एक साइड जगह दी है और हमें बताना है कि वहाँ की विशेषता क्या है, या तो वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है। पहला, डचीगम। डचीगम का उत्तर है गा। डचीगम जो है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। डचीगम कहाँ पर स्थित है बच्चों? जम्मू और कश्मीर में। दूसरा है पेरियार। पेरियार कहाँ पर है? केरल में। पेरियार, ठीक है, पेरियार कहाँ पर स्थित है बच्चों? केरल में स्थित है। ठीक है। तीसरा है कॉर्बेट। कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सब मतलब अभ्यारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, इन सब के नाम दिए गए। ये सब डचीगम, ठीक है, पेरियार, ये सब या तो राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य है। ठीक है। और ये किस क्षेत्र में स्थित है, या वहाँ पे कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन सा जानवर पाया जाता है, वो एक तरफ दिया है। तो हमें सही से जोड़ी मिलाना है। तो हम कहा थे कॉर्बेट। कॉर्बेट कहाँ पर स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है बच्चों? कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है। चौथा, असम जोरहट। असम जोरहट का क्या आएगा? एक सींग वाला गेंडा। तो असम का जो जोरहट है ना, वहाँ पे क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। पांचवा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र में, इसलिए जो काली मिट्टी मतलब यानी कि जो ब्लैक सॉइल है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? जो हमारा कपास होता है ना, कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है। कपास के
गन्ना जो होता है हमारा शुगर केन होता है, कपास यानी कि कॉटन, और जो हमारा गन्ना होता है शुगर केन है ना, उसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी लगती है। तो इन दोनों चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में ही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ठीक है दूसरे वाले मैच द कॉलम में। ठीक है, बी वाले मैच द कॉलम में पहला है केवलादेव। केवलादेव, केवलादेव का क्या आएगा? राजस्थान। केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा है चाय। चाय कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा असम में होती है, आपने तो सुना ही होगा असम में चाय होती है। कपास, कपास फिर से आ गया, कपास कहाँ पर? महाराष्ट्र में। देखो मैंने बताया था काली मिट्टी महाराष्ट्र में होती है, तो अगर काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है तो कपास, काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है, कॉटन उगाया जाता है। तो कपास का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। तो कपास का सीधे आ गया महाराष्ट्र। ठीक है, वन अग्नि नियंत्रक परियोजना, तो इसका आएगा चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर में इसका सेंटर है क्योंकि। ठीक है, पांचवा है नीली क्रांति। नीली क्रांति का कैसे संबंध है? मछली उत्पादन से, तो नीली क्रांति का क्या हो जाएगा? मछली। ठीक है, अब आते हैं एक वाक्य, एक शब्द स्लैश वाक्य में उत्तर। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्रों या डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका उत्तर दिखा है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो पेड़ पत्ते होते हैं है ना, और जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, तो इनके जो अवशेष रहते हैं उनको क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, ये मतलब इसको हम जब खेती करते हैं तब हम ह्यूमस को डालते हैं मिट्टी में, जिससे क्या होते हैं हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ हो जाती है हमारी मिट्टी और ज़्यादा। ठीक है, तीसरा गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो गन्ने का उत्पादन है उसमें भारत का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्व में भारत में गन्ना उगाया जाता है। चौथा, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से हुई थी। ठीक है, गुजरात हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ से श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस अयस्क को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मैग्नीज। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड यानी कि सभी व्यापारों का जैक, जैक यानी कि मतलब हीरो समझ लीजिए आप, तो सभी उत्पादों का हीरो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मैग्नीज को कहा जाता है। ठीक है, किस अयस्क को कहा जाता है? मैग्नीज को कहा जाता है। ठीक है, हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न 1, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो एक आईएमपी प्रश्न है। तो बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। तो मृदा अपरदन क्या होता है? ठीक है, मृदा यानी मिट्टी, अपरदन यानी कि मिट्टी का दूषित हो जाना या मिट्टी में मतलब खराबी आ जाना या मिट्टी का नुकसान होना समझ लीजिए। तो मृदा अपरदन किसको कहते हैं? यानी कि मिट्टी का अपरदन किसे कहते हैं? तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, या कभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, तो क्या होता है जब बाढ़ आती है तो वो क्या करती है, जो हमारी जो सरफेस रहता है ना, हमारी जो परत रहती है ना, हमारी जो भूमि की परत रहती है, उसकी जो ऊपर वाली मिट्टी रहती है उस जिसमें हम खेती करते हैं, तो वो हमारे उपजाऊ मिट्टी रहती है। तो जो पानी रहता है, ठीक है, वो उस मिट्टी को बहाकर अपने साथ साथ ले जा लेता है। ठीक है, या फिर बहुत तेज हवा चलती है तो वो जो ऊपर की जो मिट्टी रहती है, ठीक है, उसको भी अपने साथ साथ उड़ाकर ले जा लेती है। ठीक है, या फिर जो हम जैसे कि जो हमारा हम जो ह्यूमन होते हैं, हम जो मानव होते हैं, हमारी जो गतिविधियाँ होती हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, चलना फिरना, गाड़ी चलाना, तो इसके कारण भी क्या होता है, हमारे साथ साथ भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है, हमारे जूते चप्पलों में चिपक कर, ठीक है, और गाड़ियों में चिपक कर, है ना। तो इससे क्या होता है, जानवर के साथ भी ऐसे ही होता है, जानवर के घूमने फिरने से भी मिट्टी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, अपने साथ साथ जानवर भी मिट्टी को इधर से उधर करते हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, तो जिससे मिट्टी को मतलब हानि पहुंचती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन को ही मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो फिर से हम पढ़ते हैं, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल, भूपटल यानी कि भूमि का जो ऊपरी वाला जो पटल होता है, ऊपरी वाली जो परत होती है ना, भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत, ऊपर की जो मिट्टी होती है उसी में हम खेती करते हैं, तो उसको हम उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो परत होती है, उस परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है,
प्रश्न 2, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मृदा संरक्षण, मृदा यानी मिट्टी, संरक्षण यानी बचाना या संभालना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। तो मिट्टी को बचाने से या मिट्टी के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखो, मिट्टी को हम किस चीज़ से बचाएंगे? हम किसी भी चीज़ को ऐसी चीज़ों से बचाते हैं जिससे उसका नुकसान होता है। तो मिट्टी का नुकसान किस चीज़ से हो रहा है? मृदा अपरदन से हो रहा है। ठीक है, तो मृदा अपरदन मृदा संरक्षण क्या कहलाएगा? कि मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाएगा, यानी कि मिट्टी को बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है। ठीक है, मिट्टी के अपरदन यानी कि मृदा के जो अपरदन होता है, मिट्टी इधर उधर चले जाती है बहते हुए जल के कारण, ठीक है, हवा के कारण, हमारी गतिविधियों के कारण, तो उसको रोकना, अपरदन या क्षय को रोकना, ठीक है, ही मृदा संरक्षण है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। ठीक है, तो हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो हम ज़्यादातर जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो हमें नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो दिए गए संसाधन है, ठीक है, वो उनका नुकसान हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, जितनी हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हम उतने ज़्यादा संसाधनों को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? तो सारे प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है। तो मृदा भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसलिए हमको मृदा का संरक्षण करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें विनाश को रोकना चाहिए, विनाश को रोकना आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों जो प्रश्न है, ठीक है, जो पहला वाला मृदा अपरदन वाला क्वेश्चन था वो 2014 में आया और 2018 में आया, और दूसरा वाला मृदा संरक्षण ये 2015 में आया। तो दोनों बहुत IMP प्रश्न है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 3, भौम जल पाने के स्रोत क्या है? भौम जल यानी कि भूमि के अंदर का जो जल, भौम यानी कि भूमि के अंदर वाला जो भाग रहता है, भूमि यानी जमीन के अंदर वाला जो भाग रहता है ना, उसके अंदर जल रहता है। तो उन जल को प्राप्त करने का स्रोत क्या है? यानी कि स्रोत यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम भूमि के अंदर का जल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। ये देखो, ये प्रश्न भी 2017 में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उत्तर है, इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या पूछा है? भौम जल पाने के स्रोत क्या है? तो हमारे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा है, सीधे सीधे पूछा है। ठीक है, लेकिन प्रश्न बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करके लिखा गया है। तो इसके स्रोत क्या है? भूमि के अंदर के जल को हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम भूमि में कुआं खोद दें, या तो हम बोर कर लें, ठीक है, या तो ट्यूबवेल कर लें। ठीक है, इसके द्वारा हम उसके धरातल ले आएंगे, धरातल पर ला सकते हैं। धरातल यानी कि हमारी जो ज़मीन है ना, ऊपर वाली जो ज़मीन है उस पर ला सकते हैं, हमारी भूमि के तल पर लाया जाता है। ठीक है, और उसको क्या करते हैं? मानवीय उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उद्योग के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं भूमि के अंदर के जल को। ठीक है, हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। तो जो प्रश्न नंबर 4 है वो आज तक एग्जाम में नहीं आया है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो हम आते हैं प्रश्न 5 पे। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ आपको रटना है। देखिए, एक प्रश्न जो है 2015 में आया है। तो भारत में बहुत सारे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जलवायु है ना, अलग अलग भूगोल है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो हमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हर जगह पे। तो हमें उन मिट्टियों के नाम लिखने जो भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर 5, सबसे पहले तो कितनी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? 6 प्रकार की। ठीक है, दो तीन के तो नाम आपको याद ही होंगे। ठीक है, एक तो काली मिट्टी याद कर लो, लाल मिट्टी याद कर लो। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी आपने 3 बार ऑब्जेक्टिव में हम इस मिट्टी का बार बार नाम सुन चुके हैं, तो ये भी आपको याद हो गई होगी। तो 3 मिट्टी तो वैसे ही होगी 6 में से, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। फिर आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जैसे चीनी मिट्टी होती है ना, चीनी जिसके कप बनते हैं, है ना, कप, चाय पीने वाले जो कप बनते हैं, उस टाइप की जो मिट्टी होती है उसको हम लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि जो रेगिस्तान में पाई जाती है ना, जो आपने देखा होगा पिक्चरों में, एकदम रेत रेत रहती है, बड़े बड़े रेत के पहाड़ जैसे जो रहते हैं, है ना, तो जो रेता टाइप की मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। और पर्वत में जो मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी।
ठीक है, तो हो गई 6 मिट्टी। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो इसको एक दो बार पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। हो गई 6 प्रकार की मिट्टियाँ। ठीक है, तो इसको भी, ये भी हमने याद कर लिया। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न 7 पर। ठीक है, क्योंकि प्रश्न 6 आज तक आया नहीं है और मेरे को नहीं लगता प्रश्न 6 आएगा अभी। ठीक है, तो प्रश्न 7 पे आते हैं। गुलाबी क्रांति क्या है? देखो, इसमें गुलाबी क्रांति के बारे में पूछा है और ये प्रश्न 2017 में आया है, तो ये प्रश्न वैसे ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। गुलाबी क्रांति हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों जैसे कि सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, नींबू, नाशपाती, आलूची, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध कैसे है? जो बागवानी वाली जो चीज़ें होती है ना, बागवानी वाली जो वस्तुएं होती, जो जिन वस्तुओं को हम बाग में उगाते हैं, है ना, ऐसी खाने पीने की चीज़ें जिनको हम बाग में उगाते हैं। बाग में हम क्या क्या उगाते हैं? फल उगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेब, केला, आम। ठीक है, इन सब से संबंधित है ना। यानी कि हमारा मतलब फलों के, जो हमारे फल टाइप की जो चीज़ें होती है, इनका उत्पादन बढ़ाने से संबंध है किसका? गुलाबी क्रांति का। तो चलो अब इसको हम पढ़ लेते हैं, है ना। हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों, ठीक है, मतलब हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार की जलवायु है। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार का मौसम होता है, हर जगह अलग अलग प्रकार का मौसम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप राजस्थान में आओगे तो वहाँ पे मरुस्थल है, तो उसमें बहुत गर्मी होती है। ठीक है, और मरुस्थल में क्या उगाते हैं? हम खजूर वगैरह उगाते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर आप मध्य प्रदेश में आओगे तो यहाँ का मतलब सामान्य, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। ठीक है, फिर अगर आप महाराष्ट्र में आओगे उधर भी बहुत गर्मी होती है। फिर अगर आप उधर अरुणाचल प्रदेश साइड जाओगे, है ना, तो उधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हमारे देश में क्या है? इसको हम बोलते हैं जलवायु। यहाँ की जलवायु अलग अलग है ना, मतलब विविध है। हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग, और हमारे देश में अलग अलग प्रकार की मृदा होती है ना, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है और हर प्रकार की मिट्टी में अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। और जलवायु में भी, जैसे कि मतलब जलवायु के हिसाब से ना वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जलवायु के हिसाब से होती हैं। ठीक है, जलवायु पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। जैसे कि जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और गर्मी पड़ती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? गर्मी क्या है? जलवायु है ना, मौसम है गर्मी एक, है ना। और काली मिट्टी है, तो वहाँ पर हम काय की खेती करते हैं? कॉटन की खेती या कपास की खेती करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में क्या है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जलवायु और मिट्टी पाई जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे देश की जो अलग अलग प्रकार की, जो इतनी विविधता है ना, जो इतना डिफरेंस है, ठीक है, जलवायु और मिट्टी में, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अलग अलग प्रकार के फल उगा सकें। ठीक है, कटिबंधीय फल को उगा सकें। ठीक है, उष्ण एवं शीतोष्ण, उष्ण यानी कि गर्म और शीतोष्ण यानी कि ठंडे, मतलब ठंडे और गर्म फल को हम उगा सकें। ठंडे और गर्म फलों का उत्पादन बढ़ाना ही क्या है? हरित क्रांति, मतलब गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति में क्या है? हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फल जैसे कि सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलूची, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर देना या जोर दिया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जो कटिबंधीय फल हैं, है ना, उष्ण एवं शीतोष्ण, ठंडे और जो गर्म कटिबंधीय फल हैं, इनकी कृषि के उत्पादन पर जोर देना। ठीक है, इनकी कृषि को विकसित करने पर जोर दिया ही क्या है? उसको क्या कहा गया है? गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया और इस साल आ सकता है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 8 है, वो आज तक नहीं आया, तो हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे। तो प्रश्न नंबर जो 9 है, ठीक है, उसमें पूछा गया है ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, मतलब इसमें क्या पूछा गया? परंपरागत यानी कि जो हम पहले से इस्तेमाल करे आ रहे हैं, मतलब जो परंपरा चली आ रही है कि अगर हम सूरज से रोशनी लेते थे तो हम सूरज से ही रोशनी लेंगे। ठीक है, हम मतलब टॉर्च नहीं बना सकते, तो ये परंपरागत हो गया ना। परंपरागत यानी कि जो पुराने ज़माने से जो चले आ रहे हैं, ठीक है, साधन। और गैर परंपरागत, ठीक है, उन साधनों के हमको नाम बताना है। ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा यानी कि जो शक्ति होती है, ऊर्जा का मतलब क्या था? शक्ति या एनर्जी। इसके हमको परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों के नाम बताना है। तो उत्तर लिखेंगे हम सबसे पहले।
ऊर्जा के परंपरागत साधन, ठीक है, ऊर्जा यानी शक्ति या मतलब जो भी एनर्जी, तो इसकी परंपरागत साधन क्या है? कोयला, कोयले से हम बिजली बनाते हैं, ठीक है, खनिज तेल, ठीक है, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली। और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन क्या है? कौन से? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों से हम आजकल, ये नए जमाने की चीज़ें है ना, ये मतलब ये गैर परंपरागत चीज़ें, इनको हमने अभी अभी खोज की है। सौर ऊर्जा मतलब सूरज से हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। सौर यानी कि सूर्य, है ना, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन यानी कि जो हवा होती है ना, विंड जो होती है, हमने विंड मिल देखी होगी आपने, ठीक है, तो उससे भी बिजली बनाते हैं। जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय यानी कि जो भूमि का जो तापमान होता है, ठीक है, भूमि की जो हीट होती है यानी कि जमीन के अंदर की जो गर्मी होती है, उससे भी हम ऊर्जा बनाते हैं, तो उसको क्या कहा गया? भूतापीय ऊर्जा। तो ये प्रश्न 2014 में आया है और 2019 में आया है, तो इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ठीक है। इसमें पूछा गया है अभ्रक, आभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए। आभ्रक क्या होता है? आभ्रक मतलब एक धातु होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीका, ठीक है, तो हमको इसके दो उपयोग लिखना है, ठीक है। तो मीका के दो उपयोग लिखना है या आभ्रक के दो उपयोग लिखना है। उसका उत्तर है, पहला उपयोग क्या है? औषधि बनाने में, तो जो औषधि बनाने में भी आभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बिजली के संचालन आदि में, तो बिजली के जो संचालन होता है ना, बिजली यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसके संचालन में भी आभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये हमने याद कर लिया। प्रश्न नंबर 11, मृदा क्षय किसे कहते हैं? ठीक है, मृदा क्षय, मृदा यानी कि मिट्टी, क्षय यानी कि नुकसान होना या कमी आना, ठीक है, तो मृदा क्षय किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है मिट्टी की उर्वरता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है, उर्वरता यानी कि मिट्टी कितनी ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, उसकी उर्वरता में कमी आने को मृदा क्षय कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में हमने आपके पार्ट 1 के, ठीक है, सॉरी, इकाई 1 में 2 पार्ट है, भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2, तो उनके हमने ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम इसके लघुत्तरीय और जो दीर्घ प्रश्न है वो हम कर लेंगे, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कल का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा और हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो इससे क्या होगा? मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि मैं इन वीडियोज़ में क्या सुधार कर सकती हूँ, ठीक है, क्या कमी है वीडियोज़ में, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करो, ठीक है, और उनको भी बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी और मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाने का आपको, ठीक है। थैंक यू।